गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने जो कल कर लिया था वो कर लिए थे, हमारे 5 प्रिंसिपल हम कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड हमने लास्ट किया था। आज हम अपना 6 प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है व्यक्तिगत लाभ और जर्नल इंटरेस्ट का मतलब होता है सामान्य लाभ यानी कि संस्था का लाभ। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मतलब कि आपका क्या है, ये हमारे मैनेजर हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोच क्या होनी चाहिए कि उन्हें अपने व्यक्तिगत फ़ायदे की बजाय किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो काम करने चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो। तो प्रायोरिटी देने का मतलब सबऑर्डिनेशन की बजाय उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका ये नाम भी है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जनरल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबव एवरीथिंग, यानी कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भला हो वो चीज़ सबसे ऊपर होती है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल ही मैंने आपको कहा था कि आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आएंगे कि मैनेजर जो डिसीजन लेता है वो पर्सनली क्या होता है, विच हार्म हिम पर्सनली बट द रिजल्ट इज़ ग्रेट टू द कंपनी, ही शुड सर्टेनली गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी टू टेक द डिसीजन। अगर ऐसा कोई डिसीजन है जिससे मैनेजर को पर्सनली तो लॉस हो रहा है लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, वो डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन की भलाई है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक परचेज मैनेजर है जो 100 टन का माल उसको रॉ मटेरियल बाज़ार से परचेज़ करना है। तो रॉ मटेरियल की सप्लाई उसका बेटा भी कर रहा है और बाकी सप्लायर भी कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बेटा प्राइस दे रहा है वो प्राइजेस मार्केट प्राइजेस से क्या है, हाई। तो उसे अपने बेटे से कभी भी वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे संस्था को क्या होगा, नुकसान होगा। इंडिविजुअली तो उसके बेटे को लाभ हो जाएगा यानी कि इनडायरेक्टली उसको भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि उसको मटीरियल कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, जहाँ उसको लो प्राइस पर ये मटीरियल मिल रहा हो। ठीक है। फिर है रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी वगैरह। फ्यूल की एक ओपिनियन है कि हर व्यक्ति को उसका फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब है कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उस मेहनत के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाई रहेगा तो वो अपना 100% संस्था को नहीं दे पाएगा। The employees and the owner find full amount of satisfaction. It is duty of the manager to ensure everybody is being paid remuneration according to their work. If, however, they are not paid properly for their work, the employee they will not do their work with full dedication. यानी कि अगर उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो वो डेडिकेशन, ऑनेस्टी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है। प्रॉपर रेम्यूनरेशन होता है जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड ऑफ लेबर, देयर एबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम जर्नल रेम्यूनरेशन उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी देने चाहिए। सपोज द थिंग्स आर गेटिंग डियरर एंड डियर, द कंपनी इज गेटिंग ए गुड प्रॉफिट इन दिस सिचुएशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि थिंग्स क्या है भाई, संस्थाएं अच्छी चल रही हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस प्रॉफिट में उसके एम्प्लॉयज़ का भी हिस्सा होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो सभी के एफर्ट्स का नतीजा होता है। तो एम्प्लॉयज़ का भी जो रेम्यूनरेशन है वो इंक्रीज़ करना चाहिए विदाउट देयर आस्किंग। इफ़ दिस इज़ नॉट डन, एम्प्लॉय क्या होते हैं, आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे जैसे उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे तो वो फुल डेडिकेशन से काम करते हैं। तो रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़, उनको सही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। थर्ड वन क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 8th वन है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीयकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। यहाँ पर क्या कहा गया है, फियोल ने कहा है कि ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि जो संस्था होनी चाहिए उसमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बाय द इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, उससे क्या करना चाहिए कि संस्था को क्या जोड़ना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन जोड़ना चाहिए। फियोल ने कहा है कि ना तो अथॉरिटी, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर किसी एक के पास ही क्या होना, एक ही जगह केंद्रित होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसने कहा है कि जो मेन डिसीजंस की पावर होनी है ना वो तो हायर अथॉरिटी के पास रहे, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो पावर, वो अथॉरिटी क्या कर देनी चाहिए, दूसरे सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए ताकि डिसीजन लेने में डिले ना हो
while the authority to take daily decision and decision of less important should be delegated to the subordinate, यानी कि वो किसके पास कर देनी चाहिए, सबॉर्डिनेट के पास भेज देनी चाहिए. The ratio of centralization and decentralization can be different in a different situation. For example, advantageous to be have more centralization in small business unit but more decentralization in big business unit. तो ये कहा गया कि हर बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर छोटा बिजनेस है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े बिजनेस हाउसेज है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को भी अपनाना चाहिए. जैसे ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी डिसाइड करनी है तो ये तो किसके हाथ में होना चाहिए, सुपीरियर के हाथ में होना चाहिए. लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉयज़ को लीव ग्रांट करनी है, ये सब किसके दे देने चाहिए, ये डिसीजन सबऑर्डिनेट को भी दे देने चाहिए. ठीक है. अब इसके बाद है आपका मैं आज इतने ही करते हैं, फिर और कल की वीडियो में करते हैं हम अपने, और ये 8 प्रिंसिपल आपको लर्न भी करने हैं. ठीक है.